हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर सरोज कंवर। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी यूनिट। इसका जो ओवरव्यू ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका वीडियो ऑलरेडी हमने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा सेकेंड चैप्टर जो रहेगा इसका दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में ये रहेगा कि भाई जो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म है किस तरह से कौन कौन से एक्टिविटीज़ होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रीदिंग। जब आप सांस इनहेल करते हैं, एयर को इनहेल करेंगे और CO2 को एक्सहेल करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें किस किस तरह के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब रेस्पिरेशन क्या है, छोटा मोटा ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। तो रेस्पिरेशन क्या है, एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन इज टेकन इन, मतलब जो बाहर से जो एयर है उस एयर को हम लोग इनहेल करते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, उसमें से हम ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करते हैं, बाहर एक्सहेल करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या है, एक इस तरह का प्रोसेस है जिसमें क्या रहेगा, ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, ठीक है। आफ्टर द फर्स्ट ब्रेथ द रेस्पिरेटरी प्रोसेस कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ। भाई जो हमारा जो पैदा होने के बाद में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या रहता है, एक्टिव होता है। बिकॉज क्या होता है, फीटल लाइफ में जो इंट्रायूटेराइन लाइफ है, बच्चा मदर के पेट में है, तो तब क्या होता है, हमारे जो लंग्स होते हैं वो क्या रहते हैं, नॉन फंक्शनल रहते हैं, मतलब उनका वहाँ पे कोई भी काम नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम पैदा होते हैं उसी टाइम हमारे जो लंग्स है वो एक्सपैंड होते हैं और हमारा ब्रीदिंग का पैटर्न, सांस लेने का जो पैटर्न होता है वो हमारा स्टार्ट होता है। तो एक बार जैसे ही वो स्टार्ट होता है उसके बाद क्या करता है, थ्रू आउट द लाइफ क्या रहता है, वो कंटिन्यू रहता है। आफ्टर द फर्स्ट ब्रीथ द रेस्पिरेटरी प्रोसेस कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ। नेक्स्ट इसमें कि परमानेंट स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन इज अकर्स ओनली एट डेथ। कि भाई जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो सांस लेने का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, वो क्या एक बार स्टार्ट होता है, ठीक है, वो पूरी लाइफ टाइम क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है। और बाद में उसका जो परमानेंट स्टॉपेज होता है वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेथ के टाइम ही वो परमानेंट स्टॉप होता है, ठीक है। नेक्स्ट रहता है इसके अंदर कि भाई फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब जो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है कि भाई जो एयर को हम लोग इनहेल कर रहे हैं उसमें जो हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है, और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है CO2 उसको हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से होता है, इसकी क्या क्या फेजेस है, ठीक है। रेस्पिरेशन अकर्स इन 2 फेजेस। क्या है, रेस्पिरेशन जो है हमारा कितने फेजेस में होता है, 2 फेजेस में होता है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन क्या है आपका, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन thoracic cage enlarges and lungs expand so that air enters the lung easily। आप इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में ये रहता है, इन नाम से ही पता चलता है कि इंस्पायरेशन का मतलब लेना है कि इन का मतलब होता है अंदर, मतलब आप एयर को, ऑक्सीजन को क्या कर रहे हो, अंदर ले रहे हो। जैसे ही आप अंदर लेते हो तो क्या होगा, वो अंदर तभी जाएगी जब आपकी थोरासिक कैविटी, जो आपके रिब्स है, आपके लंग्स है, वो क्या रहेंगे, वो अपनी नॉर्मल साइज से क्या होते हैं, एनलार्ज होते हैं, ठीक है, एक्सपेंड करते हैं, तो ताकि एयर उनके अंदर ईजिली क्या करे, वो एंटर कर सके, ठीक है। सेकेंड क्या रहता है इसका, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन का मतलब क्या होता है कि thoracic cage in the lungs decreases in size and attain the pre-inspiratory position so that air leaves the lungs easily। जैसे इंस्पायर करा एयर को आप अंदर जब खींचते हैं तब क्या होता है, आपके लंग्स और थोरासिक कैविटी क्या हो जाती है, आपकी एक्सपेंड होती है, अपने नॉर्मल डायमीटर से वो क्या रहती है, वो एक्सपेंड होती है, बड़ी होती है, ठीक है, ताकि एयर अंदर जा सके। एक्सपायरेशन में क्या होता है कि भाई जब वो अब क्या रहेगा, अंदर जब थोरासिक कैविटी और लंग्स के अपने नॉर्मल पोजीशन में वापस जब अंदर की साइड आते हैं तो क्या करते हैं, वो अंदर का जो एयर है, जो CO2 है, उसको क्या करेंगे, वो बाहर निकालते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग इंस्पायरेशन इज एक्टिव प्रोसेस एंड एक्सपायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। अब यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि भाई जो इंस्पायरेशन है आपका, जब एयर को आप इंस्पायर कर अंदर कर, उसके लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए होता है। एनर्जी इन द फॉर्म की आपकी वहाँ पे मसल्स और लंग्स क्या रहते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, उनको एनर्जी चाहिए होती है ताकि थोरासिक कैविटी को क्या करे, वो एक्सपेंड करें, ठीक है, एक्सपेंड करें, उसका डायमीटर बढ़ाए ताकि एयर क्या है, मैक्सिमम एयर आपके अंदर जा सके, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, एक्सपायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस का मतलब है कि यहाँ हमें एनर्जी की नीड नहीं होती है। तो CO2 क्या है, जब आपकी जो लंग्स वगैरह है, लंग्स से थोरासिक कैविटी क्या अपनी नॉर्मल वापस नॉर्मल पोजीशन पे वापस अंदर की साइड आते हैं, तो क्या अपने आप एयर क्या है, बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे हमारा कोई भी एक्टिवनेस नहीं रहता है, हमें एनर्जी की यहाँ पे कोई भी नीड नहीं रहती है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग कि भाई जो इंस्पायरेशन है वो क्या है आपका, एक एक्टिव प्रोसेस है
और एक्सपायरेशन क्या है आपका, एक पैसिव प्रोसेस है कि वहाँ पे हमें एनर्जी की या फिर कोई भी एक्टिविटी की नीड नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे थे फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस पिक्चर के अंदर कि भाई जो इंस्पायरेशन का प्रोसीजर है, यहाँ पे जब एयर इनहेल करा आपने, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो थोरेसिक कैविटी है ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। जो रिब्स है आपके, ठीक है, स्टर्नम और रिब्स है जो थोरेसिक कैविटी को बनाते हैं, वो क्या करेंगे, वो अपने डायमीटर से क्या थोड़ा सा बाहर की तरफ आएंगे। ठीक है, और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है आपकी, जो कोस्टल मसल्स होती है, 2 टाइप्स की कोस्टल मसल्स है। कोस्टल मसल्स का मतलब क्या होती है, वो वाली मसल जो आपके कहाँ पे, रिब केज के अंदर, रिब केज के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो स्टर्नम के पास में होती है वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होती है, और थोड़ी सी बाहर की साइड होती है, और थोड़ा सुपरफिशियली मतलब ऊपर की तरफ बाहर की साइड, आउटर साइड में प्रेजेंट होती है। दैट इज नॉन ए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इन मसल्स का काम क्या होता है कि जो रिब केज है, जो रिब्स है और स्टर्नम है, उनका क्या है, मूवमेंट करवाना। ठीक है, जो इंटरकोस्टल मसल्स है इनका काम क्या होता है कि आपकी भाई जो रिब केज है उसका क्या करना है, मूवमेंट करवाना, वेदर इट इज़ एंटीरियर, पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स। इन मसल्स का इंपॉर्टेंट रोल यहीं पे आता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, तीसरी आपका डायफ्राम। डायफ्राम क्या है, एक इंस्पायरेटरी मसल है। ठीक है, बहुत बड़ा मसल है जो आपके रेस्पिरेशन के प्रोसेस का जो फेजेस है आपके इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में, इसमें इंपॉर्टेंट रोल फॉलोअप करता है। तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन में मतलब आपकी जो एयर है वो क्या करेगी, वो इनहेल करते हो आप, अंदर लेके जाते हो, तो आपका ये पूरा जो थोरेसिक कैविटी ये क्या करता है, ये आपका एक्सपेंड करता है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। किसकी हेल्प से, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एंड जो डायफ्राम है आपका, डायफ्राम क्या है, डोम शेप में रहता है नॉर्मली इस तरह से, लेकिन जब आप इंस्पायर करते हैं, जब एयर को फिल करना होता है, तो डायफ्राम क्या रहता है आपका, डिसेंडेंट हो जाता है नीचे की साइड, उल्टा डोम बना लेता है यहाँ पे। तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो जाता है और लंग्स एक्सपेंड कर जाते हैं। डायफ्राम जब नीचे आता है, ठीक है, तो लंग्स क्या है, बहुत ईजी वे में एक्सपेंड करते हैं और यहाँ पे एयर का फिलिंग बहुत ईजी वे में हो जाता है। फिर सेकेंड यहाँ पे क्या रहता है, एक्सपायर करना। बाई एक्सपायरेशन में क्या रहता है भाई, कि आपको एयर को बाहर छोड़ना। अब एयर बाहर कैसे आएगी आपकी, जब ये जो आपका जो डायफ्राम मसल है ये क्या करता है, ये वापस डोम शेप में ऊपर की तरफ आ जाता है, तो यहाँ पे स्पेस एरिया कम हो गया यहाँ पे, और जो थोरेसिक कैविटी जो एक्सपैंड होती है वो क्या रहती है, वापस रिकॉल मतलब अपनी प्री इंस्पायरेटरी मतलब प्री पोजीशन में आ जाती है। जैसे ही ये डायफ्राम और आपकी थोरेसिक कैविटी प्री पोजीशन में आ जाएगा, तो क्या होगा, अंदर से प्रेशर आएगा, और प्रेशर आएगा तो क्या होगा, एयर अपने आप ही क्या हो जाएगा, एक्सेल हो जाता है, यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाता है ये। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपायरेशन बोलते हैं। ठीक है, और क्या है आपका जो एक्सपायरेशन का जो प्रोसेस है जिसमें CO2 एक्सपायर करेगा, बाहर निकलेगा, उसका क्या है, वो एक तरह से क्या रहेगा, आपका पैसिव प्रोसीजर रहता है। क्या बोलते हैं इसको, पैसिव प्रोसीजर। और इंस्पायरेशन क्या है, एक्टिव प्रोसीजर। बिकॉज यहाँ पे क्या, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है हमें। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, हमें एनर्जी का नीड होगा, तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है। बट इन केस ऑफ एक्सपायरेशन में क्या, यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, प्री इंस्पायर आपकी प्री पोजीशन में ये दोनों स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आ जाते हैं, थोरेसिक कैविटी एंड लंग्स। तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी का हमें नीड नहीं होता। ऑटो में ही क्या है, एयर क्या है अपने आप बाहर से, जब सरफेस एरिया अंदर का कम होता है तो एयर क्या रहेगी, हमेशा ऑटो में क्या है, वो अपने आप बाहर आ जाती है। तो इट इज़ एन इनएक्टिव प्रोसीजर। ठीक है, पैसिव प्रोसीजर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट रहता है रेस्पिरेटरी मसल्स। अब जो हमारा जो पूरा प्रोसीजर है आपका, ठीक है, कि भाई आप एयर को इनहेल कर रहे हो, CO2 को एक्सहेल कर रहे हो, थोरेसिक कैविटी एक्सपेंशन हो रहा है, डायफ्राम का क्या है, आपका डायफ्राम नीचे इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है रेस्पिरेटरी मसल्स। अब जो जितना भी जो हमारा प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, भाई एयर को इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, ठीक है, एयर को अंदर लेके जाना है, CO2 को बाहर निकालना है, तो इसके लिए क्या रहता है, पूरा जो प्रोसीजर होता है, इसके लिए क्या होता है, आपके रेस्पिरेटरी जो मसल्स है इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी मसल्स है, जो थोरेसिक कैविटी की मसल्स है, उन्हीं मसल्स के थ्रू क्या रहता है, थोरेसिक कैविटी में क्या रहता है, मूवमेंट रहेगा, एक्सपेंशन होता है उनका। ठीक है, डायमीटर चेंज होता है, तो अंदर का सरफेस एरिया इंक्रीज रहता है, और इंक्रीज होने से ही क्या, एयर को हम लोग इनहेल कर सकते हैं, और बाद में उन्हीं के जो मसल्स है उनके ही रिलैक्सेशन की वजह से क्या रहता है, वापस सरफेस एरिया, वापस वही थोरेसिक कैविटी का डायमीटर क्या अपने रीपोजिशन में आता है, और क्या है आपका CO2 एक्सहेल होता है। तो जो पूरा प्रोसीजर है आपका, है ना, रेस्पिरेशन का, एयर को इनहेल करना है, CO2 एक्सहेल करना है, उसके किसके थ्रू होता है, आपके रेस्पिरेटरी मसल्स के थ्रू होता है, इंस्पायरेटरी मसल्स एंड दी एक्सपायरेटरी मसल्स। अब इंस्पायरेटरी मसल्स कौन कौन सी होती है यहाँ पे,
इंस्पायरेटरी मसल्स क्या है, प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स एंड द एसेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स। अब यहाँ पे प्राइमरी एंड एसेसरी का मतलब क्या है, प्राइमरी वो मसल होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है और उनका जो मोटा सबसे जो 99% जो वर्क करती है इंस्पायरेशन में, वो क्या है, आपकी प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स है। एसेसरी का नाम से ही पता चलता है कि भाई उनको जो आपकी प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स है, उन मसल्स को क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं ताकि जो हमारा मूवमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। जैसे कि आप स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड है, स्क्लैनी है, एंटीरियर सेरेटाई है, एलिवेटर्स और स्कैपुला है, पेक्टोरल्स है, ये सब क्या है, ऑल दीज आर एसेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स। ये मसल्स क्या है, इंस्पिरेशन के टाइम क्या करती है, आपको हेल्प करती है। ठीक है, जो प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स है, ठीक है, वो कौन सी है, डायफ्राम। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन में ये मसल, इंस्पिरेटरी मसल इज अ प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स एंड इज सप्लाइड बाय द फ्रेनिक नर्व। कौन सी नर्व है, फ्रेनिक नर्व थ्रू के इसका क्या रहता है, न्यूरोलॉजिकल इसका सप्लाई होता है। और ये क्या है, और दूसरा इसमें क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स सप्लाइड बाय द इंटरकोस्टल नर्व। अब जो प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स है उसमें क्या रहता है, एक तो डायफ्राम रहती है और दूसरी कौन सी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स सप्लाइड बाय द इंटरकोस्टल नर्व। डायफ्राम एंड दी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये 2 टाइप की जो मसल्स है वो क्या करती है, इंस्पायरेशन में आपकी हेल्प करती है। साथ साथ में जो एसेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स है, स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड है, स्क्लेनी है, एंटीरियर सेरेटाई है और एलिवेटर्स ऑफ स्कैपुला है, पेक्टोरल्स है, ये सब क्या है, ये सब बाहर आपकी आउटर कैविटी में प्रेजेंट होती है, थोरेसिक कैविटी में अपर सुपीरियर में प्रेजेंट होती है। और साथ साथ में क्या है, जो डीप इंस्पायरेटरी मसल्स है इनको क्या करती है, ये हेल्प करती है आपके मूवमेंट्स के अंदर। ठीक है, एक्सपायरेटरी मसल्स क्या क्या रहता है, एक्सपायरेशन क्या एक तरह से क्या हमारा पैसिव मूवमेंट रहता है, जहाँ पे पैसिव प्रोसेस है, जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की हमें नीड नहीं होती। यहाँ पे जो मसल्स है जो वर्क करती है, मसल्स का क्या रहता है, यहाँ पे ज़्यादा हमारा कॉन्ट्रैक्शन की हमें नीड नहीं होता है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, एक तो ये है प्राइमरी एक्सपायरेटरी मसल्स। एसेसरी एक्सपायरेटरी मसल्स क्या है, एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, जब हम एक्सपायर करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो डायफ्राम है वो क्या रहता है, वो वापस अपने प्री पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, और एयर क्या करती है, एयर आपका बाहर हम लोग एक्सहेल करते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सपायरेटरी मसल्स है आपकी, ठीक है, कौन सी है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है और दूसरी क्या है आपकी एब्डोमिनल मसल्स है। वो क्या करती है, वो एक्सपायर में आपकी एक्सपायरेशन में क्या करती है, आपकी हेल्प करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये 2 टाइप की मसल्स है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस में। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे इस पिक्चर के अंदर कि भाई ये बीच वाला एरिया क्या है, आपका स्टर्नम है और साइड में ये जो रिब्स निकलती है, पेयर ऑफ रिब्स है, ये सारी क्या रहती है, आपकी रिब्स रहती है। ठीक है, अब इंटरकोस्टल मसल्स, नाम से ही पता चलता है कि इंटर मतलब बीच में, कोस्टल मतलब आपकी जो कोस्टल कार्टिलेजेस है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे ये जो मिड लाइन के पास में जो प्रेजेंट होती है आपकी, ठीक है, कोस्टल कार्टिलेजेस है और ये यहाँ पे रिब्स यहाँ आके आपकी क्या करती है, उसको आपका यहाँ पे जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। तो इंटर कोस्टल मसल्स, इंटर का मतलब बीच में, ठीक है, कोस्टल मसल्स है, कोस्टल मतलब कि आपके रिब्स। ठीक है, इन रिब्स के बीच में जो मसल्स होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे फर्दर ये भी क्या है, 2 में डिवाइड होके रहती है, दैट इज क्या है आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। यहाँ पे अब आप इस पिक्चर के अंदर देखेंगे कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल मतलब बाहर की साइड, ये क्या है, रिब्स है, रिब्स के जो बाहर की साइड में सुपीरियरली जो आपकी आउटर साइड में जो मसल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, दैट इज नोन ए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और जो उससे जस्ट थोड़ा सा डीपर में और बीच की साइड यहाँ पे जैसे थोड़ा सा डीपर रहेगा और मिड लाइन के पास में जो प्रेजेंट होगी, दीज आर नोन एज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, थोड़ा बाहर की साइड में है और थोड़ा सुपरफिशियली है। यहाँ पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या है, अंदर की साइड है और थोड़ा डीपर साइड में। तो ये 2 टाइप की मसल्स होती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। यही 2 टाइप्स की जो मसल्स है उनमें क्या है, रेस्पिरेशन में आपका इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बिकॉज ये रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है और रिब केज का जो थोरासिक केज है आपका, इस पूरे थोरासिक केज का मूवमेंट इन्हीं मसल्स के थ्रू होता है। एक्सपेंशन हो या आपका प्री पोजीशन हो, वापस अपनी पोजीशन में थोरासिक कैविटी जाता है, या फिर ड्यूरिंग इंस्पायर जब हम सांस को अंदर लेते हैं तब ये क्या करता है, एक्सपेंड करता है। तो आपकी जो 2 टाइप की मसल्स है इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है और यही इन्हीं रिब केज को क्या करती है, ये मूवमेंट करवा के रखती है।
ठीक है। अब यहाँ पे रहता है कि जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स है कि भाई जो हमारा जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, इनहेल और एक्सहेल करना, वो थोरेसिक कैविटी का मूवमेंट हो रहा है और साथ साथ में क्या हो रहा है, अंदर से लंग्स का मूवमेंट भी हमारा होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स का मतलब है कि भाई 2 टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं हमारे, मूवमेंट्स ऑफ थोरेसिक केज। ठीक है, थोरेसिक केज है, रिब है, स्टर्नम है, जो पूरा थोरेसिक केज है इसका मूवमेंट होता है हमारा। और साथ साथ में इंटरनली क्या रहता है, आपके जो लंग्स है उन्हीं का क्या रहता है, मूवमेंट रहता है वहाँ पे, एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन वहाँ पे रहता है उसका। ठीक है, अब मूवमेंट ऑफ थोरेसिक केज। अब भाई जो थोरेसिक केज है, जो रेप्स है, वो किस तरह से मूव करती है, आप खुद अपने ऊपर प्रैक्टिकली करके देखिए कि भाई जब आप अंदर से, जब सांस आप अंदर लेके जाते हैं तो आपका देखेंगे कि जो थोरेसिक है, जो आपका चेस्ट है, वो क्या करता है, मूव करता है अपवर्ड और बाहर की साइड में मूव करेगा। ये आप प्रैक्टिकली अपने ऊपर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मूवमेंट ऑफ थोरेसिक केज कि भाई जब आप सांस लेते हो तो आपका थोरेसिक केज का मूवमेंट होता है। ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन थोरेसिक केज इनलार्जेस, इंक्रीजेस इन ऑल डायमीटर्स, एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल डायमीटर्स में हमारा थोरेसिक केज क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, anterior posterior and transverse diameter increased by the elevation of the ribs and vertical diameter increased by the descent of diaphragm। second important point है कि भाई जो आपका थोरेसिक मूवमेंट जो हो रहा है इसमें क्या है, एंटीरियर पोस्टीरियर। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो क्या होता है कि आपका एंटीरियर चेस्ट आगे और पीछे की साइड क्या रहता है, आपका मूवमेंट रहता है इसका। ठीक है, और साइड में क्या, ट्रांसवर्स डायमीटर भी आपका क्या रहता है, वहाँ पे मूव होता है किसके साथ, एलिवेशन ऑफ रिब्स। जब रिब्स ऊपर जाते हैं तो एंटीरियर पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर क्या रहता है, आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, जो वर्टिकल डायमीटर है वो क्या रहता है, इंक्रीज बाय डिसेंट ऑफ डायफ्राम। जब आप इंस्पायर करते हो, ठीक है, हमें अंदर का जो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा चाहिए होता है तो डायफ्राम क्या होता है, वो नीचे आ जाता है इस तरह डोम शेप में, इस तरह से नीचे की तरफ आता है। तो क्या है, जैसे ही डायफ्राम इस शेप में आता है तो क्या होगा, आपका वर्टिकल डायमीटर, मतलब थोरेसिक केज का ये वर्टिकल डायमीटर है, लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर, ये क्या होता है यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो ये मूवमेंट ऑफ थोरेसिक केज में है। ठीक है, चेंज इन द साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन अकर्स बिकॉज ऑफ दी 4 जो यूनिट्स है आपका स्ट्रक्चर्स है, इसकी वजह से जब आप सांस को अंदर लेके जाते हैं, जब इंस्पायर करते हैं तो यहाँ पे 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स का क्या रहता है, मूवमेंट रहता है यहाँ पे। थोरेसिक लिड, अपर कोस्टल सीरीज ऑफ रिब्स, लोअर कोस्टल सीरीज ऑफ रिब्स एंड दी डायफ्राम। ठीक है, अब यहाँ पे थोरेसिक लीड क्या होता है कि भाई थोरेसिक लीड का मतलब है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द मैन्यूब्रम स्टर्नाई एंड द फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स। मतलब आपकी थोरेसिक केज का जो अपर पोर्शन है, जहाँ पे फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स निकल रहा है और साथ में क्या है, आपका मैन्यूब्रम है किसका, स्टर्नम का, वो वाला एरिया वहाँ पे क्या रहता है, आपका मूव करेगा। मूवमेंट ऑफ थोरेसिक लीड इंक्रीजेज द इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ थोरेसिक केज। ठीक है, कौन सा, अगर जो मूवमेंट ऑफ थोरेसिक लीड का मतलब की है मैन्यूब्रम स्टर्नम, ठीक है, और दूसरा फर्स्ट पेयर ऑफ ऊपर वाली, जो सबसे ऊपर वाली जो रिब्स है, जब वो मूव करती है तो क्या रहता है, आपका इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर वहाँ पे इंक्रीज रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहता है दैट इज अपर कोस्टल सीरीज ऑफ रिब्स। अपर कोस्टल सीरीज ऑफ रिब्स का मतलब है कि भाई अपर कोस्टल में जो अपर कोस्टल की जो रिब्स है, ठीक है, जैसे फ्रॉम दी 2nd to 6th पेयर ऑफ रिब्स, 2nd to 6th पेयर ऑफ रिब इंक्रीजेज द मूवमेंट ऑफ थोरेसिक कैविटी, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड द ट्रांसवर्स डायमीटर। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और वैसे भी रेस्पिरेशन के जो थोरेसिक कैविटी के मूवमेंट्स को समझने के लिए क्या है, पंप हैंडल मूवमेंट एंड द बक्कल हैंडल मूवमेंट। जो अपर कोस्टल सीरीज ऑफ रिब्स है वो 2 टाइप्स का मूवमेंट परफॉर्म करती है, दैट इज फ्रॉम 2nd to 6th पेयर ऑफ रिब्स है, पंप हैंडल मूवमेंट एंड दी बकेट हैंडल मूवमेंट। अब यहाँ पे क्या रहता है कि भाई किस टाइप के मूवमेंट्स है यहाँ पे, अभी हम देखेंगे पंप हैंडल मूवमेंट। जो हैंड पंप होता है जिससे हम लोग पानी वगैरह निकालते हैं, उसका जो हैंडल है, ठीक है, वो कैसे मूव करता है, आपका वो नीचे रहता है, अब आप उसको वर्टिकली ऊपर लेके जा रहे हैं। इट इज एलिवेशन ऑफ 2nd and 6th स्टेप अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्टर्नम ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इंक्रीजेज द इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द थोरेसिक केज। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके अंदर, इस डायग्राम के अंदर, कि ये क्या है, पंप हैंडल मूवमेंट है और दूसरा वाला क्या है, बकेट हैंडल मूवमेंट है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो स्टर्नम है आपका, यहाँ पे ये जो स्टर्नम है आपका, ठीक है, ये पंप हैंडल मूवमेंट में क्या रहेगा, जब आप इंस्पायर करते हैं, जब सांस को अंदर लेते हैं तो ये क्या करता है, थोरेसिक कैविटी को क्या सुपीरियर एंड एंटीरियर पोर्शन में, इस डायरेक्शन में ये ऊपर लेके जाता है। आप प्रैक्टिकली अपने ऊपर करेंगे तो ज़्यादा और अच्छे से समझ में आएगा इसको। सुपीरियर एंड एंटीरियर मूवमेंट ऑफ दी स्टर्नम, थोरेसिक कैविटी क्या है, अपर पोर्शन में इस तरह से सुपीरियरली मूव करेगी और आगे की साइड आएगी, दैट इज नॉन एज द पंप हैंडल मूवमेंट। और ये कौन करवा रहा है, 2nd to 6th कोस्टल रिब्स इसका मूवमेंट करवाती है।
फाइन। नेक्स्ट क्या है आपका बकेट हैंडल मूवमेंट। बकेट हैंडल मूवमेंट का मतलब क्या है कि भाई जो बकेट्स का जो हैंडल है आपका किस तरह से रहता है, ट्रांसफर डायमीटर में रहता है वो, ठीक है, ट्रांसवर्स इस तरह का डायमीटर होता है उनका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इट इंक्लूड्स द अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द सेंट्रल पोर्शन ऑफ दीज रिब्स टू मूव हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इट इंक्रीजेज द ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द थोरासिक केज, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो पंप हैंडल मूवमेंट था वो क्या करता है, सुपीरियर एंड एंटीरियर मूवमेंट ऑफ द स्टर्नम को क्या ऊपर लेके जाएगा, एंटीरियरली और सुपीरियरली, ठीक है। अब यहाँ पे जो बैकेट हैंडल मूवमेंट है इसका काम क्या है, ट्रांसवर्स एलिवेशन ऑफ द लेटरल साइड ऑफ द लिप्स। जो लेटरल साइड की जो रिब्स है आप इसको क्या करेगा, वो एलिवेट बाहर की तरफ से वो ऊपर करके लेके जाएगा, मतलब ट्रांसवर्स डायमीटर का वो इंक्रीज कर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बकेट हैंडल मूवमेंट एंड द पंप हैंडल मूवमेंट। ये क्या है, अपर कोस्टल सीरीज ऑफ रिब्स का मूवमेंट होता है, सेकेंड टू सिक्स्थ पेयर ऑफ रिब्स है, इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ थोरासिक कैविटी एंटीरियर पोस्टीरियर एंड द ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द थोरासिक कैविटी, ठीक है। नेक्स्ट रहता है इसमें आपका लोअर कोस्टल सीरीज ऑफ रिब्स। लोअर में क्या रहता है आपका 7 to 10th पेयर ऑफ रिब्स रहता है, और ये क्या रहता है, ये आपका ट्रांसवर्स डायमीटर को इंक्रीज करता है। इसमें क्या रहता है, बकेट हैंडल मूवमेंट इसके अंदर रहता है। लास्ट वन इज व्हाट, दैट इज डायफ्राम। डायफ्राम क्या है भाई, डायफ्राम क्या करेगा, मूवमेंट ऑफ डायफ्राम इंक्रीजेज द वर्टिकल डायमीटर ऑफ थोरासिक केज, ठीक है। बिफोर इंस्पायरेशन डायफ्राम इज इन कॉन्वेक्स डोम शेप फॉर फेसिंग द अपवर्ड्स। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन भाई जब हम इनहेल नहीं करते तो डोम शेप इस तरह से रहता है, ठीक है। लेकिन जब हम एयर को क्या करना होता है, हमें एयर को अंदर लेना होता है, तो ये जो डोम शेप का जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। उल्टा होने से क्या हुआ, ये यहाँ का डायमीटर यहाँ पे इंक्रीज हो गया, ठीक है। इंक्रीज होने से क्या, ज़्यादा एयर अंदर आएगी, ठीक है। कॉन्वेक्स शेप में क्या रहेगा, ये डोम शेप फेसिंग अपवर्ड्स था पहले, लेकिन जब हमने इंस्पायर करा, जब सांस लिया अंदर, तो क्या रहा, डायमीटर कॉन्ट्रैक्शन द मसल डायफ्राम इज फ्लैटन, नीचे की साइड आ गया। हैंस फ्लैटिंग ऑफ द डायफ्राम इंक्रीजेज द वर्टिकल डायमीटर ऑफ थोरासिक केज। इस तरह से ये क्या है आपका वर्टिकल डायमीटर को क्या करेगा, वो इंक्रीज करता है डायफ्राम, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मूवमेंट ऑफ द लंग्स। अब भाई जो सेकंड जो पार्ट है आपका कि भाई जो थोरासिक कैविटी किस तरह से मूव करती है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ठीक है, कौन कौन सी मसल्स वहाँ पे वर्क करता है और कौन कौन सी मूवमेंट होते हैं वो हमने देखा। नेक्स्ट आता है आपका मूवमेंट ऑफ लंग्स। अब भाई जो थोरासिक कैविटी तो अपना काम कर रही है, बट जो इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, लंग्स है, वो कैसे काम करते हैं। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन क्या है, एनलार्जमेंट ऑफ थोरासिक केज ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इंक्रीजेज द नेगेटिव प्रेशर इन थोरासिक कैविटी लीडिंग टू एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स। अब जो थोरासिक कैविटी का जो डायमीटर अगर बढ़ेगा बाहर से, तो क्या होगा, लंग्स को क्या रहेगा, एक स्पेस मिलेगा, ठीक है। लंग्स को स्पेस मिलेगा और लंग्स के यहाँ पे क्या है, नेगेटिव प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। थोरासिक कैविटी और लंग्स के बीच में जो वहाँ पे कैविटी रहती है उनके बीच में क्या है, नेगेटिव प्रेशर इंक्रीज होगा। जैसे ही नेगेटिव प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, लंग्स भी क्या करेंगे, आप अपनी जगह से क्या रहेंगे, एक्सपेंड करना चालू कर देंगे ज़्यादा यहाँ पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, एयर का फिलिंग हो। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन के टाइम क्या है कि भाई ड्यूरिंग एक्सपायरेशन साइज ऑफ थोरासिक कैविटी डिक्रीजेस टू प्री इंस्पायरेटरी पोजीशन। अब जो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन की जो थोरासिक कैविटी इंस्पायर करा था इतनी थी, एक्सपायरेशन में क्या हो गई, वो छोटी हो गई, कम हो गई। तो क्या रहा आपका, वहाँ पे क्या रहता है, प्रेशर इन थोरासिक केज ऑल्सो डिक्रीजेस एंड कंप्रेस द लंग्स टिश्यू सो दे एयर इज एक्सपेल्ड आउट। जो लंग्स भी क्या रहते हैं, इंटरनली मूव करते हैं और वहाँ पे क्या एयर क्या है, अपने आप ही बाहर क्या निकल जाती है। तो यहाँ पे ये मूवमेंट ऑफ लंग्स है यहाँ पे ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, ठीक है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, किस तरह के मूवमेंट्स होते हैं लंग्स के और आपकी थोरासिक कैविटी के, किस कौन कौन सी मसल्स यहाँ पे वर्क करती है, ये सब हमने डिस्कस करा, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।